हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करा था कि हमारा जो मॉड्यूल है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ ही साथ हम इस सेशन में भी इसी तरह के कुछ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कुछ और मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, व्हाट इज़ द थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल्स पीयर ग्रुप रैदर देन पेरेंटल फिंगर्स इन्फ्लुएंसेस हिज और हर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑन अडल्टहुड। यानी कि अगर हम बच्चों के अडल्टहुड की बात करें तो ऐसा कौन सा थ्योरी है या कौन से टाइप का सोशलाइजेशन है जो एक इंसान, एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और चेंज करने में हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टीम सोशलाइजेशन यानी कि टीम समाजीकरण। दूसरा ऑप्शन है ग्रुप सोशलाइजेशन यानी कि समूह समाजीकरण। तीसरा ऑप्शन है कल्चरल सोशलाइजेशन यानी कि सांस्कृतिक समाजीकरण। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ वीक सोशलाइजेशन यानी कि कमज़ोर समाजीकरण। तो अगर हम ध्यान से देखें, जहाँ पर बात पीयर ग्रुप्स की आ जाती है, यानी कि विद इन अ पीयर ग्रुप एक इंडिविजुअल, एक लड़का या लड़की जो है अपने साथियों के साथ रहकर अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है, तो ये एक की फैक्टर देखा गया है ऑप्शन नंबर 2 ग्रुप सोशलाइजेशन का यानी कि समूह समाजीकरण का। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is dash refers to parenting practices that teaches children about their racial history or heritage and sometimes is referred as pride development। यानी कि गौरव विकास के ज़रिए ऐसा कौन सा पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस होता है जहाँ पर बच्चों को अपने रेशियल हिस्ट्री या हेरिटेज, इतिहास या विरासत के बारे में पता चलता है। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कल्चरल सोशलाइजेशन, इंडिविजुअल सोशलाइजेशन, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। तो अगर हम क्वेश्चन के की पॉइंट्स को ध्यान से देखें, जहाँ पर बात रेशियल हिस्ट्री या हेरिटेज यानी कि इतिहास या विरासत की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारा सांस्कृतिक बिहेवियर, सांस्कृतिक व्यवहार पता चलता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कल्चरल सोशलाइजेशन यानी कि सांस्कृतिक समाजीकरण। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है डैश रेफर्स टू द लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ गिवन सेक्स। यानी कि पर्टिकुलर एक लिंग की अगर बात करी जाए तो उसके बिहेवियर और उसके एटीट्यूड के लर्निंग को किस सोशलाइजेशन का हिस्सा हम मानेंगे या किस समाजीकरण का हिस्सा मानेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, पर्टिकुलर गिवन सेक्स या गिवन जेंडर की बात करी गई है, तो 4 ऑप्शन में से हमारे पास एक ही तरह का सोशलाइजेशन हमें दिख रहा है जो कि जेंडर की बात कर रहा है, विच इज़ जेंडर सोशलाइजेशन यानी कि लिंग समाजीकरण। लिंग समाजीकरण जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर हमें ये पता चलता है कि कैसे अलग अलग जेंडर यानी कि बॉयज़ को और गर्ल्स को कैसे इक्वली ट्रीट करा जाता है, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा बिहेवियर हमें अडेप्ट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर पता चलती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 लिंग समाजीकरण यानी कि जेंडर सोशलाइजेशन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है चूज़ द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ MFHW। यानी कि हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है MFHW, इसका करेक्ट फुल फॉर्म यानी कि सही विस्तार क्या है। तो ये टोटली डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एक हमारा डिपार्टमेंट माना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा ये एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रखा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वन ऑफ द हाई मेजर कॉजेस ऑफ हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज़। अगर हम ध्यान से देखें कि मटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो उसके बहुत मुख्य कारणों के अंदर अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी आती है जिसको हम अनीमिया के नाम से जानते हैं। अगर हमने अपने करिकुलम, अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा होगा तो अनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसके चलते बॉडी का हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन माना जाता है जहाँ पर ब्लड फ्लो फॉर मदर एंड चाइल्ड एज वेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हम बाकी सारे ऑप्शन को ध्यान ना देते हुए ऑप्शन नंबर 1 अनीमिया अमंग द वुमेन
कहलाया जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ डैश refers to a system that values men more and gives them power over women। यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम हमारे ट्रेडिशन या हमारे कल्चर में हमें देखने को मिला है जो कि पुरुषों को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये पावर भी होती है कि वो वुमेन के ऊपर रूल कर सकते हैं या यूँ कहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेन मोर पावर, यानी कि अगर हम पुरुष सशक्तिकरण की बात करें, तो ये जो कंसेप्ट है ये टोटल पैट्रियार्की में आती है, यानी कि पितृतंत्र में आता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पैट्रियार्की। अगर यहीं पर बात होती है वुमेन की, यानी कि वुमेन को ज़्यादा पावर दी जाती है या वुमेन को ज़्यादा कंट्रोल दिया जाता है, तो इसका टोटली ऑपोजिट हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 मैट्रियार्की। तो ये इसी एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ लिए, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is that which of the following is not a fundamental right in Constitution of India। यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है राइट टू वर्क, दूसरा राइट टू इक्वालिटी, तीसरा है राइट टू फ्रीडम एंड चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हम ध्यान से देखें, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड रिलीजन जो है ये मौलिक अधिकार माने गए हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो राइट टू वर्क जैसा कोई भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है लोगों को। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का अधिकार। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज़ कॉल्ड डैश एज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का हृदय कौन से आर्टिकल को या कौन से अनुच्छेद को बोला गया है। तो ये टोटली डायरेक्ट आंसर है जो कि आर्टिकल 32 को जो है हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, यानी कि जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की क्षमता रखता है। ये टोटली आर्टिकल 17 के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अनुच्छेद 17 के अंदर अनुच्छेद 17 जो है, ये आर्टिकल 17 जो है एक ऐसा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है Which of the following article guarantees the equality before law and equal protection of law for the individual residing within of इंडियन टेरिटरी, यानी कि इंडियन टेरिटरी में रहते हुए इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल ये डिफाइन करता है कि हर इंसान, हर नागरिक जो है वो इक्वल है, एक समान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं 15, 14, 17 एंड 18। तो हमारा जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन राइट टू रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद का सही अधिकार माना गया है। तो इसका आंसर है 25 to 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगर हम कोई और आर्टिकल्स की भी बात करें तो वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 25 to 28। जो अनुच्छेद है वो सही धार्मिक स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है, एनहांस करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकारों की बात करें तो इनमें से कौन सा पॉइंट या कौन सी लाइन जो है वो सही है। तो एक एक करके हर लाइन को हम समझते हैं। पहला ऑप्शन या पहली लाइन स्टेटमेंट ये कहती है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल, यानी कि मानव के यातायात का निषेध और मजदूर श्रम नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी भी धर्म के प्रमोट करने के लिए टैक्स को पे करना का फ्रीडम दिया जाता है, नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाती है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की
तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर जो है, यानी कि जो मजबूर श्रम है उसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कंसीडर करा जाता है। यानी कि किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करा जा सकता जब तक उसका खुद का मन ना हो। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, वो सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण किस संदर्भ में मौजूद है। पहला क्लास, दूसरा जेंडर, तीसरा एज या फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण की बात करी जाए तो हर क्षेत्र के या हर कंसेप्ट की चीज़ों को हम स्ट्रैटिफाई यानी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखते हैं, चाहे वो क्लास हो, जेंडर हो या एज हो। तो कहीं ना कहीं हमारे तीनों ऑप्शन इस आंसर में इंक्लूड है। तो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली इंक्लूड्स, यानी कि विस्तारित संरचना परिवार में शामिल है। क्या क्या जो है, इनमें से कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो एक फैमिली का एक्सटेंडेड पार्ट माने जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल्स, कजन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम फैमिली की बात करें तो रियल ब्लड रिलेशंस की बात होती है, जहाँ पर फादर, मदर, सन और डॉटर का हिस्सा हो जाते हैं, यानी कि जो एक न्यूक्लियर फैमिली मानी जाती है। लेकिन अगर एक फैमिली को एक्सटेंड करना होता है तो हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी अपनी फैमिली में कंसिडर करते हैं, आंट्स एंड अंकल्स को भी करते हैं और कजन्स को भी करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शंस जो हैं एक्सटेंडेड फैमिली में माने जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO स्टैंड्स फॉर, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर इंसान को पता होना चाहिए। WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के मेडिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत ध्यान से रखती है। उनका मेन कंसर्न मेडिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं और WHO की जो फुल फॉर्म होती है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधा सीधी हम वो ऑप्शन देखेंगे जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो हम सही ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीरियोटाइप्स आर हेल्पफुल इन, यानी कि रूढ़िबद्धता किसके सहायक होते हैं। प्रिडिक्शन के, यानी कि भविष्यवाणी के, मेकिंग चेंजेस यानी कि परिवर्तन करने के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के यानी कि शैक्षिक संस्थान के, या ऑल ऑफ दीज। अब अगर हम ध्यान से देखें तो स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िबद्धता जो है, जो हमारे ओल्ड कल्चर या ओल्ड थिंकिंग जो है वो शुरू से अभी तक चलती हुई आ रही है, ये हर जगह परसिस्ट करती है। सोसाइटी के हर फैक्टर में आपको स्टीरियोटाइप थिंकिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी जगह स्टीरियोटाइप्स पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू हुम स्टीरियोटाइप्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम इमोशंस, यानी कि ऐसे कौन से फिलोसोफर या कौन से थिंकर ने कहा है कि स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो खुद हमारे इमोशंस ही प्रोड्यूस करते हैं, हमारे इमोशंस ही डेवलप करते हैं। तो हमारे पास 4 जनों के ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जहोदा, दूसरा ऑप्शन है कैम्बल यंग, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बर्ट, फोर्थ ऑप्शन है स्मिथ। तो ये टोटली एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हमें पता होना चाहिए। जो हमारे थिंकर थे चार्ल्स बर्ट, इन्होंने कहा था कि जो स्टीरियोटाइप है यानी कि जो ट्रेडिशनल सोच है, जो पुराने पूर्वजों से चलती हुई आ रही है, वो आगे चल के हर फैक्टर में हमें देखने को मिलेगी और ये हमारे इमोशंस ही होते हैं जो हमारी पुरानी सोच को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स बर्ट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो रूढ़ियों की सोच होती है, रूढ़ि बुद्धिता होती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं इन चारों ऑप्शंस के अंदर। पहला ऑप्शन ये कहता है स्टीरियोटाइप इज़ अ मेंटल पिक्चर और इमेज, यानी कि जो स्टीरियोटाइप है ये एक मानसिक तस्वीर है, यानी कि ये ऑलरेडी हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक छवि बना दी गई है पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट को लेकर। दूसरा ऑप्शन कहता है स्टीरियोटाइप कंटेन्स अ वाइडली एग्रीड बिलीफ, और स्टीरियोटाइप अपने आप ही नहीं, जब तक उसको पूर्ण बहुमत के साथ हर किसी की स्वीकारना या हर किसी की एग्रीमेंट नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी थिंकिंग जो है स्टीरियोटाइप नहीं बनती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी कहीं ना कहीं सही माना जाता है। तीसरा ऑप्शन आता है जनरली नो चेंज टेक्स प्लेस इन स्टीरियोटाइप, यानी कि अगर एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, एक मानसिक छवि बन जाती है, तो पूरे समाज या पूरे सोसाइटी के अंदर उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक भी सही माना गया है। तो हम सीधा सीधी आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव।
ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन जो है करेक्टरिस्टिक माने गए हैं स्टीरियोटाइप के, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इक्विटी इज अ कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल टू, यानी कि जो न्यायसम्य है ये किसका मौलिक अवधारणा या मौलिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट माना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्चुअल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें इक्विटी की बात जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के अंदर होती है, जहां पर हमें आज के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के यूसेज और फ्यूचर जनरेशन के कंजप्शंस को भी याद करते हुए रिसोर्सेज का या अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द टर्म इक्विटी रेफर्स टू, यानी कि इक्विटी का जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इनकम ऑफ डार्कनेस, विजडम एंड ओपननेस या इंडिपेंडेंस। अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इक्विटी शब्द के तात्पर्य के यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निष्पक्षता का सिद्धांत, अंधेरे की आना, बुद्धि और खुलापन या आज़ादी। तो अगर हम इक्विटी की बात करें ये टोटली निष्पक्ष टर्म माना गया है, यानी कि फेयर टर्म माना गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को जो है वो इक्विटी कहलाया जाता है। तो आज के सेशन में हमने कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करे, जिसके चलते हमारे टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और काफ़ी सारे कंसेप्ट्स जो हैं हमने क्लियर करे। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।